नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमान अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वे अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वे केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें अपनाइए और पानी बचाइए। नियमित और ताजी फल सब्जियों के लिए करें किचन गार्डनिंग। आज की दुनिया में पानी का उपयोग घर, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक इस्तेमाल में लाया जाने लगा है। अब ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक बोरवेल और परंपरागत सिंचाई विधि अपनाने के कारण जल स्तर कम होने लगा है और कुछ जगहों पर तो कई बोरवेल बंद भी हो चुके हैं। ऐसे में पानी को संरक्षित यानी कि जल संरक्षण के विषय में हमें जल्द से जल्द सोचना होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर हमारे किसान भाई इस वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण कर लेते हैं तो खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही दिनों दिन गिरते भूजल स्तर को रोकने में भी सहायता मिलेगी। तो किसान भाई किस तरह से करें वर्षा जल का संग्रहण, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर M.K. अवस्थी। आप जैसे जानते हैं कि जल की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। किसान भाइयों को जिनको यदि प्राप्त हो जाए तो बाकी के उपादान वो स्वयं सृजित करने में सक्षम होते हैं। आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाहूँगा कि जल और नमी का संरक्षण, इसमें जो भूजल रिचार्ज के जो क्षेत्र हैं उन रिचार्ज से होता हुआ जल नीचे के नदी नालों में बना रहे और साथ में नीचे जाता रहे, इसके लिए काफ़ी उपाय किए जाते हैं। मिट्टी और जल के बिना खेती संभव नहीं है। अगर इस समय की स्थिति पर गौर करें तो कहीं पानी के बिना सूखे जैसी समस्या बनी हुई है, तो कहीं मृदा का कम उपजाऊपन एक बड़ी समस्या है। कृषि में जल के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। जल संरक्षण के दो प्रमुख बिंदु हैं। एक तो हम उपलब्ध जल का सही तरीके से उपयोग करें और दूसरा हम वर्षा जल का संरक्षण करें। जल के उचित उपयोग के लिए सिंचाई की उन्नत विधियों को उपयोग में लाएं, जैसे क्यारी बनाकर छोटे छोटे खंडों में पानी देना, सिंचाई के लिए पक्की नालियों का निर्माण और अधिक से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियाँ जैसे टपक, बौछारी सिंचाई प्रणाली को अपनाना। साथ ही साथ खेत में नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग करना। बुवाई के बाद खेत में पाटा लगाना भी अति महत्वपूर्ण कार्य है। ये उपाय पहाड़ियों पे ट्रेंचिंग से लेके जो नीचे में परकोलेशन टैंक बनाए जाएं, ग्रेडेड बंड बनाए जाएं, कंटूर बंड बनाए जाएं, साथ साथ जो क्रॉप सब लगाते हैं वो कहा जाता है कि वे क्रॉस द स्लोप लगाएं। कि किसी भी तरह से ये हमें उपाय करने हैं कि जो वर्षा का जल तेजी के साथ दौड़ के हमारे फील्ड से जा रहा है बाहर, वो चलता हुआ जाए। वर्षा का जल को हम इस गति से भेजें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको अंदर जाने को मिले, तो भूजल रिचार्ज होगा। हम जो यदि खरीफ में फसल नहीं ले पा रहे हैं, उन क्षेत्रों में, उन फील्ड में यदि हम वर्षा जल को ही संग्रहित कर लें तो कितना वर्षा जल अंदर जाएगा। तो यदि काली मिट्टी में यदि वर्षा जल हम भर के रखें, ये लगभग 40 से 60 दिन तक रहता है और करीब करीब 4 मिलीमीटर प्रति दिवस के हिसाब से नीचे जाता है। लगभग 24 सेंटीमीटर पानी अंदर चला जाता है। आपको आश्चर्य होगा, ये 24 सेंटीमीटर पानी जो अंदर जाता है, ये जो जल है वो आपके नीचे का जो भूजल के स्तर को 1.5 से 2 मीटर तक का पानी इसमें ऊपर आ जाता है। किसान भाइयों, हमारे लिए ये विडंबना की बात है कि जहां वर्षा काल में हमें अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, वहीं गर्मी के मौसम में पीने वाले पानी के भी लाले पड़ जाते हैं।
प्रश्न उठता है कि आखिर इस विशाल जल संपदा का संरक्षण क्यों नहीं कर पाते। इसमें कोई संशय नहीं कि वर्षा जल का भूमि में ठीक प्रकार से समागम किया जाए तो हमें सूखा, अकाल जैसी भयावह समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे कि हम परकोलेशन टैंक्स में भी पानी भरते हैं। परकोलेशन टैंक्स बनाने और फार्म पॉन्ड बनाने में थोड़ा अंतर ये है, परकोलेशन टैंक इसलिए बनाते हैं कि पानी अंदर जाए, और फार्म पॉन्ड जैसे हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि निस्तार के लिए उपयोग कर सके। साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें जो इरिगेशन का संभव है क्या, उसमें सिंचाई का साधन हो सकता है क्या। इसी तरह से नाला बंधान है, गेवियन स्ट्रक्चर्स हैं, नाला बंधान, स्टॉप डैम जैसे वो बोरी के भी बनते हैं, आजकल रबर डैम भी बनने लगे हैं। ये सारे उपाय ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पानी का प्रवाह को हम रोक सकें, जिसको कि आने वाले समय में हम उपयोग कर सकें। वर्षा जल के संरक्षण और संभरण के लिए हम खेतों की निचली सतहों में पानी जमा करें, कृषि के लिए अनुपयोगी भूमियों पर डबरी और तालाबों का निर्माण करें, नालों में जगह जगह स्टैंप डैम का निर्माण करें, ढाल के विपरीत जगह जगह पर चेक डैम का निर्माण करें, वर्षा काल में जल को डबरी, तालाब इत्यादि में एकत्रित करें और छान कर कुओं और कूपों में डालें, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी और यही जल हम पीने और सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। देखिए, शहरी क्षेत्रों में तो आप ये समझते होंगे कि वर्षा का जल नीचे जाए, भूजल रिचार्ज हो, ये जब ही संभव है जबकि हमको ओपन फील्ड मिले। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या यदि चाहे और बड़ी आसानी के साथ संभव है कि वो भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रूफ में जो पानी गिरा, छत पे जो पानी गिरा, और जो पाइप के सहारे नीचे आया, उस पानी को ऐसा कुछ करें कि ज़मीन के अंदर चला जाए। अब ज़मीन के अंदर चला जाने के लिए आवश्यक है हम उसको मौका तो दे जाने के लिए, तो मौका देने के लिए एक रिचार्ज पिट बनाएं। रिचार्ज पिट के बीचों बीच एक शेफ्ट लगाएं। शेफ्ट कुछ नहीं, ये एक पाइप है जिसमें परफोलेशन होते हैं, जैसे कि आप ट्यूबवेल में देखते हैं। ट्यूबवेल में जो केसिंग जैसी होती है वैसे ही पाइप होता है, वो लगा दिया जाता है, वो रिचार्ज पिट बनाया जाता है। ये 2x2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा, 2 मीटर गहरा, और इसमें आप ऐसा उपाय करें जिससे कि फिल्टर होकर पानी अंदर जाए। और नगर निगम के द्वारा भी आपके नए मकानों के लिए नक्शा पास जब भी होता है, जबकि इसके लिए 10% टैक्स के साथ में आप उसको जमा करते हैं, जो कि वापस भी आपकी किन्हीं योजनाओं के तहत मिल सकता है आपको। इस तरह से सभी शहरी क्षेत्रों में भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें आपने देखा होगा, इसमें से बहुत सारे उपाय आप व्यक्तिगत रूप से ही कर सकते हैं। तो ऐसा है कि एक एक काम आप करते चलेंगे, एक एक आदमी अपने आप उपाय अपनाता जाएगा, ये सामुदायिक उपाय भी हो जाएंगे, और सार्वजनिक रूप से हम करके काफ़ी मृदा संरक्षण और जल संरक्षण ना अपने लिए बल्कि आने वाली अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी, ये हम उनको बड़ी अच्छी धरोहर जो हमको हमारे पूर्वजों ने सौंपी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान की शुष्क और गर्म जलवायु खजूर की बागवानी के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके बागान प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों में बड़े क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। और जो किसान भाई नए खजूर के बाग लगाना चाहते हैं, वे अभी से गड्ढों की खुदाई शुरू कर दें। और अधिक फलत लेने के लिए इसकी बागवानी किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AR नकवी। खजूर अनुसंधान केंद्र पे लगभग जो है 34-35 वैरायटी का हमने परीक्षण किया, और इन परीक्षण करने के बाद हमने पाया अपने पश्चिम राजस्थान के लिए खजूर एक बहुत ही अच्छा फल है, जिसकी यहाँ खेती जो है वो आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती यहाँ बहुत ही किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस फल के लिए ऐसी कहावत है कि इसका पैर कीचड़ में और सराग में हो तभी अच्छा फल देता है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, और जब राजस्थान नहर आई और सिंचाई के दूसरे साधन जो है विकसित हुए, उसके बाद इसकी खेती यहाँ करना प्रारंभ हुआ। यहाँ खेती जो है राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं उनमें जो है इसकी खेती आसानी से लोग कर रहे हैं।
तो जो किसान भाई खजूर की बागवानी करने जा रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि खजूर की अधिक फल देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके खजूर की बागवानी करें। तो वो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और कितनी है फलोत्पादन क्षमता, इस बारे में जानते हैं। खजूर अनुसंधान केंद्र पे लगभग जो है 34-35 वैरायटी का हमने परीक्षण किया और इन परीक्षण करने के बाद हमने पाया इन किस्मों में जो है हलावी, खुनीजी और बरी, ये 3 किस्में ऐसी हैं जिसको कच्चा फल जैसे हम बेर खाते हैं उस तरह से बेर खाने के रूप में जो है कच्चे फल के रूप में ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। एक किस्म जो है मेडजूल नाम की किस्म है, इसका फल मोटा होता है और इस किस्म के जो फल हैं उसके पीले फलों से जो है हम थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके उसमें जो है छिवारे बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो है इसका पिंड खजूर अभी तक नहीं बनता है। हमारे यहाँ जो किस्में हैं उनमें जायदी किस्म है, उसके पिंड खजूर बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनते हैं। इसके अलावा खदरावी किस्म है, सामरान किस्म है, इनके जो पिंड खजूर है वो बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें मेडजूल है, इसका भी अगर पिंड खजूर बनता है तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये किस्में अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग किस्में जो हैं यहाँ पर अच्छी साबित हुई हैं और किसान इनको अपने उपयोग के हिसाब से इसको लगा सकता है। इसके बगीचे लगाने के लिए जैसे आमतौर पे सभी फलों में जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के जो है आप खड्डे खोदें। 8 बाई 8 मीटर की जो है दूरी पर गड्ढे खोदें। 8 मीटर इसकी पौधे से पौधी और 8 मीटर जो है इसके एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी रखते हैं। दूरी पर जो है 1 मीटर गहरा और 1 मीटर जो है गोलाई में एक खड्डा खोद लें और उस खड्डे में आधी मिट्टी, आधा गोबर और अगर रेतीली ज़्यादा ज़मीन है तो तड़ाई की मिट्टी उसमें थोड़ी मिलाकर उसको जो है वापस भर दें। पौध लगाने के लिए 1 गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे खोद लेने चाहिए। इन गड्ढों में ऊपर की उपजाऊ मिट्टी तथा गोबर की खाद बराबर मात्रा में मिलाकर गड्ढे में भर देते हैं और 25 ग्राम क्लोरोफाइरिफास प्रत्येक गड्ढे में मिला देते हैं ताकि कीटों का प्रकोप न हो और इस प्रकार तैयार गड्ढे में पौध लगाते हैं। खजूर के पौधे वर्षा ऋतु यानी जुलाई अगस्त में अथवा बसंत ऋतु यानी फरवरी से मार्च माह में लगाते हैं। अगर 8 बाई 8 मीटर पे अगर आप लगाएंगे तो इसमें 156 पौधे जो है आपके 1 हेक्टेयर में लगाने पड़ेंगे। 156 पौधों में जो है आप कम से कम जो है 10 पौधे जो है नर के लगाएं। इसको बीज से न लगाकर इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पौधे के नीचे जड़ों में जो निकले हुए हैं, इन बच्चों को जो है बाहर निकाल कर एक इसमें जिसको शक्कर बोलते हैं, ये शक्कर जो है एक बार निकाल कर उसको जो है जहाँ पर हमने खड्डा खोदा उस खड्डे में जो है जहाँ हमने तैयार किया है उस खड्डे में इसको लगा देते हैं। खजूर के जो परख जो है लगाने का समय हम जो है अभी जुलाई से लेकर सितंबर माह तक और उसके सर्दियों के बाद फरवरी से लेकर अप्रैल माह तक जो है इसकी पौध लगा सकते हैं। 4 बीघे के खेत में जो है 156 पौधे ये लगाए जाते हैं। इसको लगाने के बाद जो है इसको रोज़ 2 या 3 दिन में जो है इसको पानी देते रहते हैं। किसान भाई इसके ऑर्चार्ड लगाएं तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे एक तो पानी की नितांत आवश्यकता है। ये दूसरे फलों के तुलना में जो है इसको पानी अधिक चाहिए, परंतु इसके साथ एक थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि जो पानी की क्वालिटी जो निम्न स्तर की है, जिसमें नमकीन या सेलाइन या एल्कलाइन पानी है, वो पानी ये आसानी से सहर कर लेता है, जबकि जिसमें दूसरी फसलें नहीं होती है। तो जहाँ पर पानी उपलब्ध हो और शुष्क जलवायु जहाँ पर रहती हो वहाँ पर इसकी खेती की जा सकती है। किचन गार्डनिंग यानी घर के आसपास सब्जियों और फलों की खेती जो आज के लोगों की जरूरत बनती जा रही है, क्योंकि अत्यधिक रसायनों के इस्तेमाल से उपजने वाली सब्जियों और फलों से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए आप बाजार की फल सब्जियों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए अपने घर के आसपास गृहवाटिका बनाएं और खुद ही सब्जियां और फल उगाएं, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आशा यादव।
मैं किसान महिलाओं को कृषि से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे घर में महिलाएं फ्री होती हैं और उनके घर के आसपास कुछ खाली जगह पड़ी होती है और वो बेकार पड़ी होती है, तो उस जगह का सदुपयोग करने के लिए घर के आसपास गृह वाटिका बनाएं, जिसमें घर की प्रतिदिन की सब्जियां उनको मिलती रहेंगी। और ये मौसमी सब्जियां, जैसे अब इस समय बरसात का सीजन, तो उसमें बरसाती सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, तोरई है, भिंडी है, करेला है और रमास है। इस तरह की सीजनल सब्जियां बोएं, जिससे कि आपको पूरे वर्ष ताज़ी और हरी सब्जियां मिलती रहें। और जो बाज़ार में आप सब्जियों पर पैसा खर्च करते थे खरीदने में, वो भी आपका बचत होगी और शुद्ध ताज़ी सब्जी मिलेगी, हरी सब्जी मिलेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी सब्जी की आवश्यकता है, भोजन में सब्जी का बहुत बड़ा महत्व है और प्रतिदिन हर महिला और पुरुष को 200 से 250 300 ग्राम तक सब्जी खानी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग पैसे के अभाव की वजह से प्रतिदिन सब्जी नहीं खा पाते हैं, तो उसके लिए यही है कि घर के आसपास अगर जगह बची है तो उसमें गृह वाटिका बनाएं, उसमें सभी प्रकार की सब्जियां समय के अनुसार बोते रहें और फल फूल सब्जी तीनों चीज़ उसमें उगाई जा सकती है। गृह वाटिका जो एक 5-6 सदस्यों का जो परिवार होता है, उसमें कम से कम 200 से लेकर 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र जो होता है वो हमारे लिए गृह वाटिका के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर किसी के पास कम जगह है, 100 मीटर है या 150 मीटर है, 200 वर्ग मीटर है, तो उसमें भी वो बना सकते हैं गृह वाटिका। इसका हम पूरा एक रेखांकन करते हैं और पूरे वर्ष के अनुसार उसमें हम अलग अलग तरीके से क्यारियाँ बनाते हैं और एक पूरा एरिया हम लोग फलों के लिए होते हैं। जो मौसमी फल हैं, जो एक वर्ष में फल दे देते हैं, उन वाले पौधों को हम गृह वाटिका में लगाते हैं। जैसे पपीता है, केला है, नींबू है या करौंदा है, ये लगभग 1 साल में फल दे देते हैं। हर साल उसको आप लगाते रहिए और फल प्राप्त होते हैं। तो सब्जियों के साथ साथ फल भी, और फूलों को भी हम साइड में लगा लेते हैं चारों तरफ, तो उससे फुलवारी हो जाती है और घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। छत के ऊपर बेंच या तिपाई के सहारे बागवानी का छत पर भार कम पड़े, इसके लिए सीमेंट एवं मिट्टी के मिश्रण का सुविधानुसार लंबाई एवं गहराई का बैच या तिपाई निर्माण करते हैं। उसमें फल एवं सब्जियां उगाने के लिए 2 भाग दोमट मिट्टी, 1 भाग बलुई मिट्टी तथा 1 भाग कंपोस्ट मिलाकर बैच एवं तिपाई को भरते हैं एवं उसमें सिंचाई के लिए 1 इंच नाली की जगह छोड़ते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों को सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिंचाई ऊपर की 1 इंच की मिट्टी खरोच कर देना चाहिए। यदि मिट्टी नम है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, यदि सूखी है तो सिंचाई की आवश्यकता है। फल सब्जियों में रस चूसक एवं फल मक्खी कीट का प्रकोप होता रहता है। ऐसे में कीट एवं रोगग्रस्त भागों को तोड़कर हटा देना चाहिए। पौधों पर 1 से 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लगभग 7 से 10 दिन बाद ही फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गृह वाटिका है वो हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी व्यक्ति को सब्जी और फल चाहिए होते हैं। तो सब्जी की जो पूर्ति है, भोजन में जो सब्जी का महत्व है, वो आपकी गृह वाटिका से आपको प्राप्त हो जाता है सब्जियां, और आपका जो बाजार में पैसा खर्च होता है वो बच जाता है, जो समय बाजार में जाने का होता है वो बच जाता है, और जो आपकी शक्ति घर में है, खाली बैठे हुए बच्चे हैं, महिलाएं हैं या बुजुर्ग पुरुष हैं, वो उस गृह वाटिका में काम करते हैं और सब्जी उगाते हैं। तो इस तरीके से आपको भोजन का जो अभिन्न अंग है सब्जी का, वो पूर्ति होती रहती है। इस तरीके से स्वस्थ शरीर रहता है, बलवान बनता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम अकोला, जिला उदयपुर के कृषक प्रशांत कुमार ने। आप खरगोशों की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रशांत कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम खरगोश पालन के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। खरगोश पालन किसानों की आय दुगनी करने में एक बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। खरगोश पालन की बात करें तो खरगोश की जो नस्लें हैं वो मुख्यतः 6 नस्लें इसमें पाई जाती हैं, जिनको कि हम मांस एवं खाल के लिए उपयोग में लेते हैं। इसमें मुख्य जो है सूबे चिंचला है, ग्रे जाइंट है, ब्लैक ब्राउन है, डच है और न्यूजीलैंड वाइट है और वाइट जाइंट। इसके अतिरिक्त जो जिनसे ऊन पैदा होती है, जिनसे वो है अंगोरा रैबिट खाया जाता है। दाने में जो हम कहेंगे तो उसमें मक्का, जौ, मूंगफली की खल, सोयाबीन का चूरा, नमक एवं मिनरल मिक्सचर डाले जाते हैं। और खिलाई का खर्चा जो हम कहेंगे तो जैसे एक साल में एक मादा खरगोश है वो 40 से 42 किलो के करीब दाना खाती है और इतना ही करीब वो अपना चारा खाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।